इस पे हम बात कर रहे थे। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के बारे में हमने यही कहा था कि भाई ये पहली बात तो ये है कि ये मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी है। जितनी भी कार्डियोमायोपैथीज हैं, हाइपरट्रॉपिक, डायलेटेड, रिस्ट्रिक्टिव, एरिथ्मोजेनिक, उन सब में जो मोस्ट कॉमन है डायलेटेड है। और इसकी मोस्ट कॉमन काज क्या है? इडियोपैथिक। अक्सर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनमें कोई काज मालूम नहीं होती कि ये क्यों हुई थी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। कुछ में मालूम हो जाती है काज, लेकिन अक्सरियत में मालूम नहीं होती, यानी इडियोपैथिक होती है। पैथोफिजियोलॉजी में हमने पढ़ी थी कि इसमें होता ये है कि किसी भी काज की वजह से जब मायोकार्डियम के ऊपर स्ट्रेस आती है तो उस स्ट्रेस का मुकाबला करने के लिए मायोकार्डियम क्या करता है? जो ऑलरेडी सार्कोमेयर्स मौजूद हैं उनके सीरीज में, यानी उनके साइड्स पे मजीद सार्कोमेयर्स ऐड करता है। तो ये भी हाइपरट्रॉपी हुई, लेकिन इस हाइपरट्रॉपी को हम ई सेंट्रिक हाइपरट्रॉपी कहते हैं। एज कंपेयर टू हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, वहां पे जो सार्कोमियर ऐड हुए थे वो पैरेलल वो थे। वो पैरेलल थे, और उसको हम कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉपी कहते थे। ठीक है, ये ई सेंट्रिक हाइपरट्रॉपी है। सीरीज में सार्कोमियर ऐड होने की वजह से ई सेंट्रिक हाइपरट्रॉपी होती है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल की जो दीवार होती है वो एलांगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है। और वेंट्रिकल का जो लुमेन है, अंदर जो खाली जगह है, ये क्या हो जाता है? वॉल्यूम क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है। अब ये जो एलांगेटेड वेंट्रिकल्स हैं, जिसकी दीवारें एलांगेट हो चुकी हैं, लंबी हो चुकी हैं, ये सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। जब सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो सकता, यानी सिस्टली नहीं कर सकता, तो हम क्या कहते हैं कि इस बंदे को क्या हो जाती है? सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसके अंदर जो ब्लड आता है, इस बंदे के वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आता है, वो तो ठीक है, वाफिर मिकदार में ब्लड आ जाता है, लेकिन इस ब्लड को किक आउट करना इनटू द वेंट्रिकल, इनटू द एआर्टा, ये इस वेंट्रिकल के लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये सिस्टली सही तरीके से नहीं कर सकता। यानी सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हो जाती है। और जब कभी भी सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होगी तो इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कम। यानी ब्लड ब्लड इसके अंदर आएगा तो ज्यादा, लेकिन इस ब्लड को किक आउट नहीं किया जा सकेगा। तो ज्यादा ब्लड आएगा लेकिन उसमें से निकलेगा थोड़ा, तो वो जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो तो वही होता है ना जिसको आप निकालते हो, किक आउट करते हो, तो वो तो थोड़ा है। तो इसलिए इजेक्शन फ्रैक्शन इन लोगों में कम हो जाती है, और इसको हम कहते हैं कि ये हार्ट फेलियर है विद डिक्रीज्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। काजेज हमने पढ़ी थी कि भाई मोस्ट कॉमन तो इडियोपैथिक है। इसके अलावा क्या क्या काजेज हो सकती हैं? जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे टीटीएन जीन अगर ये खराब हो किसी बंदे में, तो उस बंदे में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का चांस ज्यादा होता है। टीटीएन जीन जो है ये सार्कोमेयर के अंदर एक प्रोटीन है, टाइटिन प्रोटीन, वो बनाता है। तो अगर ये जीन खराब हो तो ये टाइटिन प्रोटीन सही नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे तो सार्कोमेयर्स के अंदर मजीद सार्कोमेयर ऐड होंगे सीरीज में, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। ऑटो इम्यून काजेज, जिसमें इंसान का अपना इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और वो एंटीबॉडीज अपने ही मायोकार्डियम के ऊपर अटैक करके उसको डैमेज करती हैं। ठीक है, जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, रोमाटाइड आर्थराइटिस, पॉली आर्थराइटिस नोडोसा। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। वायरल में मोस्ट कॉमन कॉक्सेकी बी वायरस है, HIV है, और पार्वो वायरस B19 है। बैक्टीरियल में डिप्थेरिया है, और ट्रिप्नोसोमा क्रोजी हैं, जिसे शगाज डिजीज भी होती है, तो ये भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसमें टकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी और पेरिपाटम कार्डियोमायोपैथी, इस पे हम बात करते हैं। टॉक्सिन्स का मैंने बताया था कि अल्कोहल, जैसे मिसाल के तौर पर इथानॉल एक अल्कोहल है, कोकेन हो गया। ठीक है। कुछ कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स हो गए, जैसे डॉक्सोरूबिसिन और डानोरूबिसिन, जिनमें डी आता है, तो इस डी से याद रखो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डॉक्सोरूबिसिन और डानोरूबिसिन। इसके अलावा अगर किसी बंदे को हर टाइम टेकिकार्डिया होता हो किसी भी वजह से, मिसाल के तौर पर किसी बंदे को हर टाइम एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही हो, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन एक टेकिकार्डिया है ना। किसी बंदे को हर टाइम एंजाइटी हो, तो एंजाइटी की वजह से भी टेकिकार्डिया होता है। तो जब हर टाइम टेकिकार्डिया होता है तो ये भी एक किस्म का स्ट्रेस है, और इसकी वजह से भी क्या हो जाता है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। मेटाबॉलिक काजेज जो हैं,
अगर किसी बंदे को लेट्स सपोज हीमोक्रोमेटोसिस हो जाए, तो हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है, इंसान के जिस्म के अंदर आयरन की मिकदार खतरनाक हद तक ज्यादा हो जाती है, आयरन ओवरलोड हो जाता है, और वो आयरन फिर क्या करता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल फिर मायोकार्डियम को डैमेज करते हैं, मायोकार्डियम के ऊपर स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से मायोकार्डियम के अंदर जो सार्कोमियर हैं वो सीरीज में ऐड होते हैं, और इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी यानी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। इसके अलावा अगर इस्कीमिया हो तो ये भी एक स्ट्रेस है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी पे हमने बात की थी, अगर विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी हो जाए, विटामिन बी 1 का दूसरा नाम क्या है, थायामीन। टाइमिंग। अगर विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी हो जाए तो इससे जो मसला होगा, जो बीमारी होगी, उसका नाम है वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी क्या है, कि विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी की वजह से जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, इसको कहते हैं वेट बेरी बेरी। ठीक है, ये क्यों होगी, क्योंकि विटामिन बी 1 जरूरी है क्या क्या करने के लिए, एटीपी बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि विटामिन बी 1 जरूरी है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के फंक्शन के लिए। अगर विटामिन बी 1 नहीं होगा, डिफिशियंट होगा किसी बंदे के जिस्म में, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम सही तरीके से काम नहीं करेगा। ये काम नहीं करेगा तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होंगे, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हार्ट के ऊपर क्या होगा, मायोकार्डियम के ऊपर क्या होगा, स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस की वजह से सार्कोमेयर्स ऐड हो जाएंगे सीरीज में, जिसकी वजह से इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी यानी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। इसके अलावा हमने फियोक्रोमोसाइटोमा और थायरोटॉक्सिकोसिस पढ़ी थी। थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है, T3 T4 ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, तो वो जब ज्यादा होंगे तो बेसल ज्यादा होने मेटाबॉलिक रेट, हाँ, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। जब थायरोटॉक्सिकोसिस होगी, T3 T4 का लेवल बहुत ज्यादा होगा, तो T3 T4 क्या करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाते हैं, यानी आपके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगी, सेल्स की एक्टिविटी तेज हो जाएगी, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्या है, स्ट्रेस है ना, तो ये स्ट्रेस हार्ट के ऊपर भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी डायलेटेड। इसी तरह फ्यूक्रोमोसाइटोमा क्या है, एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है। हमने पढ़ा है कि हमारी किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ये जो सेंटर वाला है ये एड्रिनल मेडुला है। इस एड्रिनल मेडुला के अंदर अगर ट्यूमर हो, इस एड्रिनल मेडुला के अंदर, तो इससे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, और वो जाके हार्ट को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं, जो कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। क्लियर हो गई ये बात, ये वैसे हमने पढ़ी थी उस दिन भी डिटेल में। तो ये काजेज हैं जिसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। अब ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे होगा, क्लिनिकल फीचर इसके क्या होंगे, देखो, ये एक बंदा है, लेट सपोज ये एक बंदे का हार्ट है। अब ये माइट्रल वाल्व है और ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। अगर ये हार्ट किसी बंदे का इस तरह हो जाए, अब ये डायलेटेड हो गया है ना, यस सर। डायलेटेड हो गया है। अब इस डायलिटेशन की वजह से ये जो माइट्रल वाल्व के और ट्राइकस्पिड वाल्व के लीफलेट्स होते हैं ना, जाहिर है जब ये दीवार लंबी हो गई, जब ये दीवार लंबी हो गई, जब ये दीवार लंबी हो गई, तो ये वाल जो है ये बेसिकली इस तरह होता है। लेट 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 मी ड्रा इट अगेन, ताकि आप लोगों को ये इजीली समझ आए। लेट सपोज ये नॉर्मल बंदा है, लेट सपोज ये नॉर्मल बंदे का हार्ट है। अब इस बंदे को हो गई है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हार्ट क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा ना। तो जब डायलेट होगा, तो अब मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के ये जो लीफलेट होते हैं, एक ये लीफलेट है और एक ये लीफलेट है, ट्राइकस्पिड का एक ये लीफलेट है, एक ये लीफलेट है, ये नॉर्मल हार्ट में इस तरह थे। जबकि जब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो गई है, तो ये एक दूसरे से दूर हुए हैं या नहीं हुए, इनके अंदर ये जगह खाली ज्यादा हुई है या नहीं हुई। सर हुई है सर। हो गई। ये कहूंगा कि माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व इनके जो लीफलेट होते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और जब ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो इनके जरिए से
क्या होता है, रिगर्जिटेशन होती है। यानी यहाँ पे जो ब्लड है, जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड इसके अंदर दोबारा वापस जाएगा उल्टी सीमत में। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड के जरिए से, क्योंकि ये वाल्व सही तरीके से बंद नहीं हो सकता। क्यों बंद नहीं हो नहीं हो सकता? क्योंकि इसके जो लीफलेट हैं ये एक दूसरे से दूर। दूर हो। दूर हैं। क्यों दूर हैं? क्योंकि ये दीवार जो है ये लंबी हो गई है और इस साइड वाले लीफलेट को इस ये वाला जो है ये खींच लेता है, तो ये सही तरीके से बंद नहीं हो सकते। तो यही बात यहाँ पे मैंने लिखी है कि जब वेंट्रिकल्स डायलेट हो जाते हैं तो ये माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व की जो लीफलेट्स होते हैं इनको पुल करते हैं एक दूसरे से दूर। नतीजे में क्या होता है, माइट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो जाती है। रिगर्जिटेशन का यही मतलब है कि ब्लड जो कि वेंट्रिकल से, ब्लड का एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है ना, यस और सर। फिर वेंट्रिकल से एआर्टा में जाता है। यस। लेकिन इन लोगों में क्या होगा, एट्रिया से तो वेंट्रिकल में आएगा, लेकिन जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे तो ये दोबारा रिगर्जिटेट होके एट्रिया में आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाल्व सही तरीके से बंद नहीं हुआ। नहीं हो नहीं सकता। हो। तो जब सही तरीके से बंद नहीं हो सकता तो इसमें ब्लड दोबारा ऊपर चला जाता है एट्रिया में, रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसको रीगर्जिटेशन कहते हैं। तो इन लोगों को माइट्रल और ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन होगी। क्यों होगी, समझ आई है? यस सर। यस सर। अब खुद सोचो, माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होंगी और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम होंगी, ये क्लियर सी बात है। देखो, जब माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी, अब मुझे बताओ, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आता है? लंग से। लंग से आता है। तो जब माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी यानी ब्लड दोबारा माइट्रल वाल्व से एट्रिया में आएगा, तो ये कंजेशन पीछे लंग्स में होगी या नहीं होगी? सर रास्ता बंद होगा होगी या सर। नहीं होगा? तो होगी। जब होगा सर। रास्ता बंद होगा तो इस बंदे को सांस लेने में मसला होगा या नहीं होगा? क्योंकि लंग्स के अंदर कंजेशन हो गई है। यस सर। डिस नहीं तो होगा। इसलिए इन लोगों को डेस्निया और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी ड्यू टू पल्मोनरी एडीमा, क्योंकि लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाती है, ब्लड जमा हो जाता है, एडीमा हो जाता है ड्यू टू। तो माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से पेशेंट को क्या कंप्लेंट होगी, क्या सिम्टम होगी? शॉर्टनेस ऑफ। डेस्निया और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की वजह से क्या मसला होगा? ट्राइकस्पिड वाल्व तो इस साइड पे है ना, अब हम जरा राइट ट्राइकस्पिड साइड। की बात करते हैं राइट साइड पे। तो ये ब्लड नॉर्मल इंसान में क्या होता है, जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स में जाता है ना। यस सर। यस सर। लेकिन इस बंदे में ये रिवर्स में भी आएगा, क्योंकि ये वाल ट्राइकस्पिड वाल सही तरीके से क्लोज नहीं हो सकता, इसके लीफलेट एक दूसरे से दूर हैं। तो अब ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में आएगा, आएगा ना। अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना का। इंफीरियर वेना केवा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कंजेशन हो जाएगी सुपीरियर वेना केवा के अंदर भी और इंफीरियर वेना केवा के अंदर भी? यस सर। यस सर। तो जब सुपीरियर वेना केवा के अंदर कंजेशन होगी तो इसकी वजह से यहाँ पे एक वेन होता है जिसको कहते हैं जुगुलर वेन। जगुलर तो वेन। यहाँ पे जुगुलर वेन के अंदर कंजेशन होगी। जब जुगुलर वेन के अंदर कंजेशन होगी तो जुगुलर वेन के अंदर जो प्रेशर है ये क्या हो जाएगा? ज्यादा। 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 इसको हम कहते हैं रेज्ड जुगुलर वेन प्रेशर या रेज्ड जीवीपी। अब इन लोगों में ये देखो, ये जो रेज्ड जीवीपी है ये किस वजह से हुई? ड्यू टू ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की वजह से ब्लड की कंजेशन हो जाती है सुपीरियर वेना केवा में, ये सुपीरियर वेना केवा है। और सुपीरियर वेना केवा से ऊपर फिर जुगुलर वेन होता है, तो जुगुलर वेन के अंदर भी कंजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, यानी रेज्ड जीवीपी, जुगुलर वेन प्रेशर रेज्ड हो जाता है। समझ आइए या नहीं आई? यस सर। आ गई। अब दूसरा क्या होगा, ये जो इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड की कंजेशन होगी या नहीं होगी? होगी सर। यस सर होगी। होगी। तो ये इंफीरियर वेना केवा नीचे 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 आके यहाँ पे इसके अंदर कौन सा वेन ऐड होता है? इसके अंदर वे हेपेटिक। ऐड होता है हेपेटिक वेन, और ये लीवर है। लिवर। तो जब इंफीरियर वेना केवा के अंदर कंजेशन होगी 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 तो ये इधर हेपेटिक वेन में भी कंजेशन होगी और लीवर में भी कंजेशन होगी, यस सर। यस होगी सर। ना।
तो इस लीवर कंजेशन की वजह से इस बंदे को हेपेटोमेगेली हो जाएगी, लीवर इसका बड़ा हो जाएगा और पेन होगी लीवर वाली जगह पे। तो ये देखो हेपेटिक कंजेशन, हेपेटोमेगेली यानी लीवर का बड़ा हो जाना। समझ आई है? यस सर। अब ये देखो नीचे जो इंसान के पांव होते हैं, लेट सपोज ये पांव है, ये लेट सपोज पांव है, तो पांव के अंदर जो वेन्स होती हैं, वेन्स यहाँ से पांव से ब्लड को वेन्स लेके जाती है ना, और यस वो वेन्स भी ऊपर जाके वेना केवा में मिलती है ना। यस तो सर। जब वेना केवा में कंजेशन हुई है तो उसका जोर पांव के वेन्स पर भी पड़ा है, तो पांव के वेन्स में भी कंजेशन हुई है। तो इन कंजेस्टेड वेन से मवाद बाहर लीक आउट होगा, जिसकी वजह से इंसान के पैर क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, यानी पीडल एडिमा हो जाएगा। समझ आई या नहीं आई? यस सर, समझ आ गई। पाँव की स्वेलिंग हो जाएगी। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि पाँव की स्वेलिंग कैसे होती है। स्क्रीन नजर आ रही है? सर आ रहे हैं सर। नहीं, यस हाँ, यस सर। अभी तो ये जो मैंने गूगल को लिए ये नजर आ रही है। यस सर। अब ये देखें, ये पीडल एडिमा है, देख रहे हो पाँव इतने स्वेल हो गए हैं। यस सर। ये जो पीडल एडिमा है, पाँव की स्वेलिंग हुई है, ये किस वजह से हुई है? वही जो इंफीरियर वेना केवा के अंदर कंजेशन है, तो ये आपके पास पीडल एडिमा हो गया। तो ये अगर आपको माइट्रल रिगर्जिटेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया कि इसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन होगी, जिसकी वजह से डिस्निया और भी होगा, और ट्रिकस्पिड रिगर्जिटेशन की वजह से रेज्ड जेवीपी, हेपेटिक कंजेशन, हेपेटोमेगेली, पीडल एडिमा वगैरह ये होंगे। सही है? दूसरा, जब हार्ट डायलेट हो जाएगा और ये सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, सिस्टली सही तरीके से नहीं होगी, तो इसके अंदर रिदम एबनॉर्मेलिटीज का बहुत ज्यादा चांस होगा, यानी इरिथमियास का, और उन इरिथमियास की वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। ये क्लिनिकल फीचर्स इसके समझ में आ गए हैं आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब ये यस सर। पेशेंट जब हमारे पास आएगा, हम इसके टेस्ट करवाएंगे। जब हम टेस्ट करवाएंगे तो सबसे पहले जाहिर है, एक बंदा है उसको सांस लेने में तकलीफ है, डेस्निया है, तो हम पहले क्या करवाएंगे? चेस्ट एक्सरे करवाएंगे ना। यस सर। तो जब हम इस सी बंदे का एक्स आर चेस्ट एक्सरे करेंगे तो इस बंदे का दिल इतना बड़ा हो चुका होगा। ये देखो, नॉर्मल दिल इतना होना चाहिए, इतना इतना, जबकि इस बंदे का दिल कितना है? बड़ा हो गए। बड़ा। ये देखो इतना डायलेटेड हो चुका है। तो ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ना, इसका दिल किस तरह लग रहा है? जैसे बलून हो, गुब्बारे की तरह। तो जब चेस्ट एक्सरे करोगे तो हार्ट लुक लाइक ए बलून। ठीक है? ईसीजी हम करेंगे, उसमें नॉन स्पेसिफिक चेंजेस होंगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? इको। इकोकार्डियोग्राफी, दिल का अल्ट्रासाउंड। हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या थी? इको। डायलेटेड इको। कार्डियोमायोपैथी में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या? इको। जब आप इको करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस बंदे के जो वेंट्रिकल हैं ये डायलेट हो चुके हैं और थिन वॉल्ड है, इनकी दीवारें पतली हैं। समझ आई है? यस सर। उसकी और डायलेशन की वजह से ये सही तरीके से सिस्टली नहीं कर सकते, कंट्रैक्ट नहीं कर सकते, यानी सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है। तो ये भी आपको इको में नजर आ जाएगा। और सिस्टोलिक डिस्फंक्शन जब होगी, जब सिस्टली सही तरीके से नहीं होगी, तो इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम होगा, ये भी आपको एक इको पे नजर आ जाएगा। तो इको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। क्लियर हो गया? अब देखो, आप जब इस बंदे के दिल के ऊपर स्टेथोस्कोप रखोगे हार्ट साउंड सुनने के लिए, तो S1 और S2 जो कि नॉर्मल हार्ट साउंड होते हैं, ये तो आपको सुनाई देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा साउंड आपको सुनाई देगी, जिसको कहते हैं S3। अगर आप लोगों को याद हो, हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में कौन सी साउंड थी एक्स्ट्रा? S4। एस फोर। डायलेटेड में S3 है। अब ये S3 क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं, देखो इस बंदे का जो वेंट्रिकल है ये क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? बड़ा हो गए। डायलेट हो चुका है ना, डायलेट हो चुका है, बड़ा हो यस चुका सर। है, इसके अंदर जगह बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बंदे का वेंट्रिकल सही तरीके से कंट्रैक्ट हो, नहीं हो रहा सर।
नहीं हो रहा। तो अब खुद सोचो, यानी इसके अंदर ब्लड आ रहा है, ये ब्लड से भरा हुआ है, भरा हुआ है ना ब्लड से। यस सर। और ये ब्लड, इस ब्लड को ये किक आउट करके एआरटा में नहीं बेच सकता वाफिर मिकदार में, क्योंकि सिस्टल ये सही नहीं कर सकता, कंट्रैक्शन सही नहीं कर सकता। अब देखो, इस बंदे के हार्ट के अंदर, इस बंदे का हार्ट जब रिलैक्स करेगा, डायस्टली करेगा, तो डायस्टली में भी ये ब्लड से भरा हुआ होगा, क्योंकि सिस्टली में तो इसने ब्लड को निकाला नहीं, सिस्टली इसकी सही हो नहीं रही, तो डायस्टली में भी ब्लड किसके अंदर मौजूद होगा ना। यस अब सर। गौर से सुनो, इस ऑलरेडी भरे हुए वेंट्रिकल के अंदर जब डायस्टली में ऊपर से ब्लड आएगा और वो ब्लड इस ऑलरेडी मौजूद ब्लड के ऊपर लगेगा। ये बिल्कुल मिसाल ऐसे है, जैसे आप एक बाल्टी को पानी से भर लो, ठीक है, एक बाल्टी को पानी से भर लो, और इस भरी हुई बाल्टी के अंदर आप ऊपर से एक और जो है वो ब्लड से पानी डाल। लोटे के जरिए से उसमें पानी डालो, तो ये पानी जब ऑलरेडी भरे हुए पानी के साथ जब टकराएगी तो इससे आवाज कोई प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? सर होगी। होगी सर। तो वो जो साउंड है वो S3 है। यानी ये ऑलरेडी जो ब्लड मौजूद है ना, जब डायस्टली में एट्रिया से मजीद ब्लड ऊपर से नीचे आएगा और वो ब्लड इसके साथ टकराएगा ऑलरेडी मौजूद ब्लड के साथ, तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो है S3। ठीक है, यस सर। समझ आइए या नहीं आई? सर आ गई। आइए सर। अगर आप लोगों को याद हो, S4 क्यों प्रोड्यूस होता था? यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक सर कार्डियोमायोपैथी। एट्रिया की एट्रियल में सर हाइपरट्रॉफी हुई थी, वेरी गुड इस वजह से। ताहिर, वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड ताहिर। वो एट्रिया की कंट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता था, इसलिए हम उसको एट्रियल गैलेप भी कहते थे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें मोटी हो गई हैं, ये डायस्टली सही नहीं कर सकता था, तो इसके अंदर ब्लड को फिल करने के लिए इस एट्रियम को जोर लगाना पड़ता था, तो इसलिए उससे भी लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी। भी हाइपरट्रॉफी हो जाती थी। तो वो जब लेफ्ट यस एट्रियम कंट्रैक्ट करता था तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती थी जिसका नाम था S4, इसलिए हम उसको यस एट्रियल गैलप बोलते थे। ठीक है, जबकि ये जो S3 है, इसमें तो एट्रिया का कसूर नहीं है, इसमें कसूर वेंट्रिकल का है, तो इसलिए हम इसको वेंट्रिकुलर गैलप भी बोलते हैं। समझ आइए? यस यस सर। सर। ये क्यों प्रोड्यूस होती हैं? जब ये ब्लड ऊपर से नीचे आता है और इस ऑलरेडी मौजूद ब्लड के साथ टकराता है, तो ये ब्लड इस तरह होता है, हिलेगा ना, हिलेगा या नहीं हिलेगा? यस सर, ही सर। तो जब हिलेगा तो इसकी वजह से ये जो बैक एंड फोर्थ मोशन होगी हिलने की, यानी S3 is caused by the oscillation of blood back and forth between the walls of the ventricle। ये जो वेंट्रिकल की दीवारों के साथ ये लेट सपोज ये वेंट्रिकल है ना, और ये ऑलरेडी लेट सपोज इसके अंदर ब्लड मौजूद है, तो इसके अंदर जब मैं ऊपर से और ब्लड फेंकूंगा तो ये ब्लड इस तरह मूवमेंट करेगा। तो इस तरह मूवमेंट की वजह से जो बैक एंड फोर्थ ऑस्किलेशन मूवमेंट है, इसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होगी, इसका नाम है S3। मैनेजमेंट क्या है? देखो, इस बंदे के वेंट्रिकल डायलेट हो चुके हैं ना, यस सर। यस सर। तो हमने इसको मजीद डायलेट होने से बचाना है। मजीद डायलेट होने से बचाने के लिए, और ये डायलेट क्यों हुए थे? क्योंकि इनके ऊपर लोड ज्यादा था या स्ट्रेस ज्यादा था, इसलिए डायलेट हुए थे ना। यस सर। यस सर। तो हमने मजीद अगर डायलेशन से बचाना है तो लोड या स्ट्रेस को कम करना है ना। यस सर। यस सर। तो the dilated vehicle can be stopped from further dilation by decreasing the load on it। हार्ट के ऊपर हम लोड या स्ट्रेस कम करेंगे। अब हार्ट के ऊपर जो लोड है वो दो तरह का लोड है, एक प्री लोड है और एक आफ्टर लोड है। हमने दोनों लोडों को कम करना है। यस। प्री लोड किसे कहते हैं? प्री लोड है, ये हार्ट है, रीचिंग फोर्स। गौर से सुनो, गौर से सुनो, ये इसके अंदर ब्लड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है डायस्टली, और ये रिलैक्सेशन में ये ब्लड से फिल हो गया ना। हाँ, ब्लड से फिल हो गया। ये जो हार्ट के अंदर ब्लड है, ये ब्लड इस वेंट्रिकल की दीवारों के ऊपर जो स्ट्रेचिंग फोर्स लगाता है, इसको हम कहते हैं प्रीलोड। तो हम प्रीलोड को कैसे कम करेंगे? ब्लड के वॉल्यूम को कम करेंगे ना।
Yes, sir. अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, इतना हो जाए, तो अब ये थोड़ा फोर्स लगाएंगी, तब थोड़ा फोर्स लगाएंगी यानी प्रीलोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। कम प्रीलोड क्या है, वेंट्रिकल के अंदर डायस्टली में जो ब्लड की मिकदार आ रही है, ये ब्लड क्या करता है, वेंट्रिकल की दीवारों के ऊपर एक स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करता है। तो अगर ब्लड ज्यादा होगा तो स्ट्रेचिंग फोर्स यानी प्रीलोड ज्यादा होगी, अगर ब्लड थोड़ा होगा तो स्ट्रेचिंग फोर्स यानी प्रीलोड भी क्या होगी, कम हो गया। कम होगी। कम। देखो यार, देखो, मैं इसके अंदर 2 बाल्टी पानी डालता हूं और इसके अंदर 4 बाल्टी पानी डालता हूं, तो किसकी दीवारों के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, सर 4 वाले। 2 बाल्टी वाला या 4 बाल्टी, 4 वाला, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम मैंने डाला हुआ है। तो ये जो प्री लोड है, ये ब्लड है जो कि वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। तो अगर ज्यादा ब्लड आएगा यानी प्री लोड ज्यादा होगा, तो ये वेंट्रिकल की दीवारों के ऊपर ज्यादा स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से मजीद स्ट्रेस होगा और मजीद डायलेशन होगी। मैं चाहता हूं कि मजीद डायलेशन ना हो, तो मैं प्री लोड को क्या करूंगा, कम करूंगा, यानी ब्लड के वॉल्यूम को कम करूंगा। ब्लड के वॉल्यूम को कम करने के लिए मैं जो मेडिसिन यूज करता हूं वो क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं और स्पाइरोनोलेक्टोन है। ये 3 ड्रग्स क्या करती हैं, प्रीलोड को भी कम करती हैं और आफ्टर लोड को भी कम करती हैं। आफ्टर लोड भी मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आफ्टर लोड क्या है। समझ आइए प्रीलोड की, और इसको कैसे हम कम करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द ब्लड यस वॉल्यूम। सर। यस सर। यस। स्पाइरोनोलेक्टोन एक डायूरेटिक है ना, ये यूरिन की मिकदार बढ़ा देगा। एस और आर्ब्स भी यूरिन की मिकदार बढ़ा देंगे। तो जब यूरिन की मिकदार बढ़ेगी तो क्या होगा, सर का वॉल्यूम का ब्लड बीपी ब्लड का। का वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। यस ब्लड सर। का वॉल्यूम कम होगा तो वेंट्रिकल में भी ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा आएगा, वो थोड़ा आएगा तो ब्लड वेंट्रिकल के ऊपर स्ट्रेचिंग फोर्स थोड़ी अप्लाई होगी, तो मजीद डायलेशन नहीं होगी। हम चाहते हैं कि मजीद डायलेशन ना हो, ठीक है। यस सर। यानी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट को आप ठीक नहीं कर सकते, हाँ, आप उसके मसले को मजीद खराब होने से बचा सकते हो। डायलेशन तो जितनी हो गई है ये तो वापस नहीं आएगी, रिवर्स तो नहीं होगी, लेकिन आप फर्दर डायलेशन को स्टॉप करोगे। फर्दर डायलेशन को कैसे स्टॉप करोगे, बाय डिक्रीजिंग द प्रीलोड, ब्लड के वॉल्यूम को कम करके। समझ आइए या नहीं आई, सर आ गई है। सबको समझ आई है। इसके बाद आफ्टर लोड को भी आपने कम करना है। अब आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड यूं समझो कि ब्लड प्रेशर है। देखो ये आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये कंट्रैक्ट करके ब्लड को कहाँ भेजता है, इनटू द एआर्टा। एआर्टा। अब देखो, अगर एआर्टा के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, यस सर। ऐसा यस है सर। ना। यस सर। ये बिल्कुल। तो ये आफ्टर लोड क्या है, आफ्टर लोड, आफ्टर लोड वो लोड है जिसके खिलाफ वेंट्रिकल काम करता है। आफ्टर लोड वो फोर्स है जिसके खिलाफ वेंट्रिकल काम करके, जैसे जैसे एआर्टिक रेजिस्टेंस, यस सर। जैसे ब्लड प्रेशर। यस सर। अगर स्क्वीज। ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। एआर्टा के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसके अंदर ब्लड को घुसाने के लिए वेंट्रिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो ये वेंट्रिकल जिस चीज के खिलाफ काम करते हैं इसको आफ्टर लोड कहते हैं, जैसे एआर्टिक रेजिस्टेंस, जैसे ब्लड प्रेशर। तो आपने इस बंदे का ब्लड प्रेशर कम करना है यानी आफ्टर लोड कम करना है, ताकि वेंट्रिकल के ऊपर जोर कम हो, वेंट्रिकल को ज्यादा जोर ना लगाना पड़े। समझ आइए या नहीं आई। सर आ गई है। यस सर आए। तो आप प्रीलोड भी कम करना है, आपने आफ्टर लोड भी कम करना है, ताकि हार्ट को मजीद डायलेट होने से बचाया जा सके। इसके अलावा इस पेशेंट का हार्ट सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो रहा ना, क्योंकि जो डायलेटेड वेंट्रिकल है ये सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो हम इस बंदे को ऐसे ड्रग देंगे जो कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मिसाल के तौर पर डाइजैक्सिन, ठीक है, गिविंग ड्रग्स दैट इंक्रीज द कंट्रैक्टिलिटी। इसके अलावा हमने पढ़ा है ना कि इस पेशेंट को इरिथमियाज हो सकते हैं और इरिथमियाज की वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। यस तो सर। इरिथमिया से बचाने के लिए हम वो ड्रग्स देंगे जो इरिथमिया से प्रिवेंट करेंगे, जैसे बीटा ब्लॉकर। और सडन कार्डियक डेथ से बचाने के लिए हम क्या इंस्टॉल करेंगे इन लोगों के अंदर, इम्प्लांटेबल आईसीडी। कार्डियक डिफिब्रिलेटर, आईसीडी, ठीक है। और इसका परमानेंट
ट्रीटमेंट क्या है इस मसले का? ट्रांसप्लांट। कार्डियक ट्रांसप्लांट, कि इस बंदे को किसी दूसरे बंदे का दिल लगा दो, क्योंकि जो दिल एक दफा डायलेट हो जाए वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। तो ये जो सारी कोशिशें थी मैनेजमेंट में, ये हमारी किस लिए थी? कि हार्ट को मजीद डायलेट होने से बचाया जाए। ठीक है, यस सर। समझ आई या नहीं आई? Yes. तो ये आपके पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब ये जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, इसके अंदर दो सब टाइप्स थी, टोकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी और पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी। इस तरह था ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. पेरिपार्टियम कार्डियोमायोपैथी और टोकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी, इनमें भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, लेकिन ये स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस में होती है। जो पेरिपार्टियम कार्डियोमायोपैथी है, ये कब होती है? प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में या डिलीवरी के 5 महीने बाद तक। ये जो 6 महीने है ना, यानी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना और बच्चा जब पैदा हो गया, तो ये पैदाइश के जो पहले 5 महीने हैं, इनमें माँ को पेरिपार्टियम कार्डियोमायोपैथी का चांस बहुत ज्यादा होता है। समझ आई है? यस सर। यस सर। तो आपके पास एक यंग फीमेल लाई गई जिसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं थे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वाले, रिसेंटली उसका बच्चा हुआ है, वो आपके पास आई है, उसको डेस्निया है, एसओबी है, पीडल एडीमा है, जो जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर रेज्ड है, यानी माइट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है। बाकी इस माइट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की कोई काज मालूम नहीं हो सकी, इजेक्शन फ्रैक्शन उसका कम है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? पेरिपार्टियम कार्डियोमायोपैथी। कब होती है ये? प्रेगनेंसी के आखिरी महीने से लेके डिलीवरी के बाद 5 महीनों तक पेरिपार्टियम कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। टोकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी क्या होती है? मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी है, और ये मोस्टली फीमेल में होती हैं, और फीमेल में भी जो बुढ़ी फीमेल होती हैं, यानी पोस्ट मेनोपाजल, जिनका मेनोपाज हो चुका होता है, मेंसेस स्टॉप हो चुके होते हैं 50-60 साल के बाद जो एज होती है, उनमें ये 70% 80% केसेस में वो फीमेल में होता है। तो इसमें होता क्या है? कोई इमोशनल स्ट्रेस होता है बहुत शदीद किस्म का, और जब इमोशनल स्ट्रेस होता है शदीद किस्म का, तो बहुत ज्यादा मिकदार में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, जैसे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, और वो जाके मायोकार्डियम को बहुत एक्सेसिव स्टिमुलेट कर देते हैं, ओवर स्टिमुलेशन कर देते हैं, और उस ओवर स्टिमुलेशन के नतीजे में मायोकार्डियम कंट्रैक्ट नहीं होता। और मायोकार्डियम का कौन सा हिस्सा कंट्रैक्ट नहीं होता? जो एपेक्स है, एपेक्स, यानी ये देखो, ये देखो, नॉर्मल बंदे का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इस तरह होता है जब कंट्रैक्ट होता है, ये एपेक्स है ये, ठीक है। लेकिन जिस बंदे को टकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, ये देख रहे हो, ये एपेक्स जो है ये डायलेट हो चुका है। यस सर। आप इस एपेक्स को देखो, ये इतना है, और इस एपेक्स को देखो, ये इतना डायलेटेड है। समझ आई या नहीं आई? यस सर। Yes. तो टकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी में बहुत सीवियर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा मिकदार में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती हैं, तो ये जो हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एपेक्स है ये काम करना छोड़ देता है, और जब ये काम करना छोड़ देता है तो ये कंट्रैक्ट नहीं हो सकता, और ये डायलेटेड ही रहता है, इस तरह डायलेटेड ही रहता है। तो जब ये डायलेटेड रहता है, इसको इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। जाहिर है एपेक्स नहीं तो किक लगानी थी हार्ट को पंप करने के लिए, जब एपेक्स ही कंट्रैक्ट नहीं हो रहा, बलून की तरह आउट पोचिंग हो गई है इस तरह, तो जब ये सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो आउटपुट क्या होगी? कार्डियक आउटपुट क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी ना, इसका डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके पास टोकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी है। क्या ये मसला इस्कीमिया की वजह से हुआ? नो सर। स्ट्रेस। इसकी वजह से, तो इस्कीमिया की वजह से नहीं, यानी ये मसला इसलिए नहीं हुआ कि हार्ट को ब्लड की सप्लाई कम हो गई थी, इस्कीमिया हो गया था, ये इस्कीमिया की वजह से तो नहीं हुआ ना। नहीं सर। No, sir. तो आप जब इस बंदे की एंजियोग्राफी करोगे,
एंजियोग्राफी यानी पीसीआई, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ये इस बंदे की नॉर्मल होगी। क्यों? क्योंकि इस बंदे के ब्लड वेसल जो कोरोनरी वेसल्स हैं वो तो ठीक हैं। समझ yes, आइए? Yes, sir. Yes. तो हम इस पेशेंट को क्या करेंगे, इंट्रा एआर्टिक बलून पंप डालेंगे, और इंट्रा एआर्टिक बलून पंप के जरिए से हम इसके लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एपेक्स है इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ये वो कार्डियोमायोपैथी हैं जो रिवर्स हो जाती हैं टाइम के साथ, बेस लाइन पे आ जाती हैं, यानी दोबारा नॉर्मल पे आ जाती हैं। इसको टकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी क्यों कहते हैं? ये नाम इतना अजीब और गरीब, ये जापानी जबान का लफ्ज है। जो टकोत्सुबो है ना, ये जापानी लोग जो ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए जो चीज यूज करते हैं ना, ये इसका, ये देख रहे हो आप, ये ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को पकड़ा हुआ है इसके अंदर। तो ये ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए जो आला यूज करते हैं उसको टकोत्सुबो कहते हैं। और टकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इस बंदे का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो किस तरह हो जाता है, टकोत्सुबो की तरह, इस आले की तरह, जिसकी मदद से जापानी लोग ऑक्टोपस को पकड़ते हैं। समझ नहीं आ रही है आप लोगों को? Sorry, sir. क्लियर हो गई ये बात? तो ये आपके पास सारे का Yes, सारा sir. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी था। इसके बाद हम जल्दी से बात कर लेते हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, एक तो आर से रिस्ट्रिक्टिव और आर से रेयर, ये बहुत रेयर है। सही है। इसमें क्या हो जाता है, वेंट्रिकल की जो दीवारें हो जाती हैं ये हार्ड हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल की दीवारों के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, और फाइब्रोसिस जब होती है तो कोलाजिन फाइबर जो है वो तो सख्त होते हैं, तो इसलिए हार्डिंग हो जाती है। या इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, यानी कोई बाहर से कोई चीज वेंट्रिकल की दीवार के अंदर घुस जाती है। इन्फिल्ट्रेशन मीन घुस जाना। तो बाहर की किसी चीज के घुस जाने की वजह से या फाइब्रोसिस की वजह से क्या हो जाता है, वेंट्रिकल की दीवारें हार्ड और स्टिफ हो जाती हैं। तो ये जो स्टिफ और हार्ड वेंट्रिकल होते हैं ना, ये शरीर सही तरीके से क्या नहीं हो सकते, relax, Relax. रिलैक्स। तो Relax. जब रिलैक्स नहीं हो सकते, यानी डायस्टोलिक नहीं हो सकती, तो इसलिए डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाती है। अब इसकी क्या काजेस हैं, मुख्तलिफ काजेस है, जैसे सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस एक बीमारी है जिसमें इंसान के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास बन जाते हैं। तो वेंट्रिकल की दीवारों के अंदर भी नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास बन जाते हैं। तो वेंट्रिकल की दीवारों के अंदर जब नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमास घुसेंगे तो वेंट्रिकल की दीवारें क्या हो जाएंगी, Heart stiff. हार्ड और स्टिफ हो जाएंगी। तो इस एमाइलोइडोसिस बीमारी की वजह से भी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। अमाइलोइडोसिस हमने पढ़ा है, एक बीमारी है जिसमें इंसान के जिस्म के अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन बन जाते हैं। तो वो मिसफोल्डेड प्रोटीन अगर वेंट्रिकल की दीवारों के अंदर घुस जाएं, इन्फिल्ट्रेट कर जाएं, तो वेंट्रिकल की दीवारें क्या हो जाती हैं, हार्ड एंड स्टिफ। इसी तरह हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस में आयरन ओवरलोड हो जाता है। आयरन जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो आयरन मायोकार्डियम के अंदर भी इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, वेंट्रिकल की दीवारों के अंदर घुस जाता है आयरन। तो वो आयरन की रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज भी बनाता है जो कि हार्ट को डैमेज करती हैं, तो उसकी वजह से भी वहां पे फाइब्रोसिस होती हैं और वेंट्रिकल की दीवारें हार्ड और स्टिफ हो जाती हैं। इसके अलावा पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस, लेट सपोज एक बंदे को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या लंग कैंसर था, तो ब्रेस्ट कैंसर या लंग कैंसर की ट्रीटमेंट में उसको रेडिएशन यानी शुआएं दी गई थी। तो वो जो रेडिएशन हैं वो भी हार्ट की दीवारों को डैमेज करके अंदर फाइब्रोसिस कर सकती हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल की दीवारें हार्ड और स्टिफ हो जाएंगी। इसके अलावा दो खास कंडीशंस हैं, एक है लोफलर एंडोकार्डाइटिस और एक है एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस। ये जो मैं समझा रहा हूँ इसकी समझ आ रही है आप लोगों को? yes sir, आ रही है, सर. अच्छा, अब जो लोफलर एंडोकार्डाइटिस है इसमें क्या होता है, देखो इस बंदे के जिस्म के अंदर यूजिनोफिल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यूजिनोफिल एक किस्म के सेल्स है ना। अब ये किस वजह से ज्यादा हुए हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं। पैरासाइटीमिया की वजह से, किसी बंदे को लंग्स के अंदर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से यूजिनोफिल ज्यादा हो जाते हैं। ड्रग, कोई ड्रग यूज कर रहा है बंदा और ड्रग का रिएक्शन हुआ जिस्म की तरफ से, तो उसमें भी यूजिनोफिल ज्यादा होते हैं।
या किसी बंदे को कोई एलर्जी है जैसे अस्थमा, तो उसमें भी यूजिनोफिल ज्यादा होता है। या किसी बंदे को ब्लड कैंसर है, और कौन सा कैंसर है, यूजिनोफिलिक ल्यूकीमिया है, जिसमें यूजिनोफिल की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब यूजिनोफिल बहुत ज्यादा होंगे, तो ये यूजिनोफिल मायोकार्डियम के अंदर क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे, हार्ट की दीवारों के अंदर, वेंट्रिकल की दीवारों के अंदर डिपॉजिट होंगे। और ये यूजिनोफिल मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स रिलीज करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स रिलीज करते हैं, जैसे मेजर बेसिक प्रोटीन। और ये एसिड्स और एमबीपीज ये मायोकार्डियम को, यानी वेंट्रिकल की दीवारों को डैमेज करेंगे। और जब वो डैमेज होगा वहां पे, तो वहां पे नेक्रोसिस होगी, नेक्रोसिस के बाद फाइब्रोसिस होगी, और फाइब्रोसिस की वजह से वेंट्रिकल की दीवारें हार्ड और स्टिफ। स्टिफ हो जाएगी। तो लोफलर एंडोकार्डाइटिस में यूजिनोफिल ज्यादा होते हैं, इसलिए वेंट्रिकल की दीवारें stiff हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब एक है एंडोकार्डियल फाइब्रोएलास्टोसिस, नाम है फाइब्रो एलास्टोसिस, यानी इसमें फाइब्रोसिस भी हो जाती है और इलास्टिक डिपोजिशन भी हो जाती है, इलास्टिन मटेरियल भी डिपॉजिट हो जाता है। तो वेंट्रिकल की दीवारों के अंदर फाइब्रोसिस भी हो जाती है, और इलास्टिन प्रोटीन है ये भी डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फाइब्रो एलास्टोसिस। और ये होता किस में है, बच्चों में होता है जिनकी उम्र 2 साल या 2 साल से कम होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चे की पहले 2 साल या 2 साल से कम उम्र के लाइफ में बच्चे को रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हुई है, तो ये किस वजह से होती है, ड्यू टू एंडोकार्डियल फाइब्रोएलास्टोसिस। समझ आई या नहीं आई? यस सर। Yes, sir. तो ये मुख्तलिफ काजेज हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की, जिसमें वेंट्रिकल की दीवारें हार्ड और स्टिफ हो जाती हैं, तो ये सही तरीके से रिलैक्स नहीं हो सकती, तो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। अब इन लोगों में कंप्लेंट क्या होंगी? कंप्लेंट देखो, वेंट्रिकल की दीवारें स्टिफ हो गई है ना, तो जब स्टिफ हो गई हैं तो इसके अंदर ब्लड ज्यादा मिकदार में आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं आ नहीं आ सकता। सकता, क्योंकि ये देखो, लेट्स, ये एक बंदा है ना, ये एक बंदे का, नॉर्मल बंदे का हार्ट है। तो नॉर्मल बंदे के हार्ट के अंदर जब ब्लड आता है वेंट्रिकल में, तो इसकी वजह से वेंट्रिकल उसको जगह दे देता है ब्लड को। ठीक है, ब्लड, ये सारा ब्लड इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल डायलेट हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, जगह दे देते हैं ब्लड को। लेकिन अगर वेंट्रिकल की दीवारें स्टिफ हो चुकी हों, तो क्या वो ब्लड को जगह देंगे? नहीं देंगे। नो सर। डायस्टली सही नहीं हो सकती, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड नहीं आ सकता वाफिर मिकदार में। तो जब नहीं आ सकता ब्लड वाफिर मिकदार में, इसको कहते हैं कि वेंट्रिकल की कंप्लाइंस कम हो जाएगी, यानी वेंट्रिकल के अंदर अब बहुत सा ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल में भी और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी। तो अब देखो, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड थोड़ा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, तो जो ब्लड इसके अंदर आना था वो कहाँ जमा होगा? ये लेट नीचे जमा सपोज होगा ये ना। राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है ना। अगर राइट वेंट्रिकल में वाफिर मिकदार में ब्लड नहीं आ सकता, क्योंकि वेंट्रिकल की दीवार, ये दीवार स्टिफ हो गई है, तो ब्लड राइट एट्रियम में जमा होगा, और राइट एट्रियम से सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में जमा होगा। सुपीरियर वेना केवा में जमा होगा तो जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर क्या होगा? राइज। रेज्ड होगा ना। इसी यस तरह सर। नीचे इंफीरियर वेना केवा में जमा होगा तो लीवर के अंदर क्या होगी? कंजेशन होगी, पीडल एडिमा होगा पाँव के अंदर, तो वो सारी चीजें इसमें भी होंगी। पीडल एडिमा होगा, पेट के अंदर एसाइटिस होगी, पेट के अंदर पानी जमा हो जाएगा, हेपेटोमेगैली हो जाएगी। समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर आ आ रही रही है Yes, सर। sir. राइट वेंट्रिकल में कंप्लाइंस कम होने की वजह से, जगह कम होने की वजह से, लेफ्ट वेंट्रिकल में जगह कम होने की वजह से ब्लड कहाँ जमा होगा? कंजेशन है। लंग्स पीछे में लंग। होगी ना। यस सर। लंग्स में, तो लंग्स में पल्मोनरी एडिमा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डेस्निया होगी, Shortness of breath. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। समझ आइए? तो ये आपके पास इसकी सिम्टम। डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, देखो, इस बंदे की हम ईसीजी करेंगे पहले। तो ईसीजी लो क्यूआरएस वोल्टेज, देखो नॉर्मल इंसान में क्यूआरएस वोल्टेज इस तरह होती है, ये क्यू वेव, ये आर वेव, ये एस वेव, ये टी वेव, नॉर्मल इंसान में इस तरह होती है ना। इन लोगों में क्यूआरएस की वोल्टेज बहुत लो होगी, यानी इस तरह हो गया। ये देखो, ये क्यूआरएस की वोल्टेज यहाँ पे इतनी ज्यादा नॉर्मल में, जबकि जिस बंदे को रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाए इसमें क्यूआरएस की वोल्टेज इतनी लो। तो ईसीजी पे लो क्यूआरएस वोल्टेज हमें नजर आएगा। हम इको करेंगे तो इको पे हमें पता क्या चलेगा कि इस बंदे का वेंट्रिकल सही तरीके से फिल नहीं हो रहे, नहीं हो रहा। रिस्ट्रिक्टिव फीलिंग है। ठीक है,
और जब रिस्ट्रिक्टिव फीलिंग है तो इसके अंदर ब्लड को घुसाने के लिए एट्रिया के अंदर हाइपरट्रॉफी होगी या नहीं होगी? होगी सर। तो दोनों साइडों पे एट्रिया एनलार्ज होंगे, बाई एट्रियल एनलार्जमेंट होगी। इजेक्शन फ्रैक्शन इन लोगों का नॉर्मल होगा क्योंकि कंट्रैक्शन तो इनमें नॉर्मल है ना, इनमें तो यस सर। रिलैक्सेशन नहीं हो रही। तो जब कंट्रैक्शन नॉर्मल है तो इजेक्शन फ्रैक्शन तो नॉर्मल होगी, प्रिजर्व्ड होगी। क्लियर हो गया? यस अगर सर। किसी बंदे को ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी इन्फिल्ट्रेशन जैसे एमाइलाइडोसिस की इन्फिल्ट्रेशन जैसी हुई है, तो वो भी ग्रेन्युलर अपीयरेंस आपको नजर आ जाएगा कि इस बंदे का जो मायोकार्डियम है ये ग्रेन्युलर है, मतलब इसके अंदर कोई चीज घुसी हुई है, कोई चीज इन्फिल्ट्रेटेड है, तो वो भी आपको नजर आ जाएगी। एमआरआई अगर हम करवाएंगे तो एमआरआई पे भी हमें पता चल सकता है। डिफिनेटिव डायग्नोसिस बायोप्सी पे पता चलेगी कि आप हार्ट के वेंट्रिकल का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो अगर उसके अंदर एमाइलाइडोसिस हुई है तो वो भी आपको नजर आ जाएगी, हीमोक्रोमेटोसिस है तो वो आपको नजर आ जाएगी, सार्कोइडोसिस है तो वो आपको नजर आ जाएगी बायोप्सी पे। तो ये इसकी डायग्नोसिस है। मैनेजमेंट क्या है? अंडरलाइंग क्यों हुई है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की जो काज है, अगर एमाइलाइडोसिस है उसकी ट्रीटमेंट करनी है, सार्कोइडोसिस है उसकी ट्रीटमेंट करनी है, हीमोक्रोमेटोसिस है उसकी ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है? यस सर। इसके अलावा इस बंदे का हार्ट सही तरीके से फिल नहीं हो रहा ना, क्योंकि डायस्टली यस नहीं सर। हो रही, रिलैक्सेशन नहीं हो रही, तो हम हार्ट रेट को कम करेंगे। जब हार्ट रेट कम होगा तो हार्ट को फिल होने के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा ना। हार्ट 1 मिनट में 70 दफा धड़कने की बजाय अगर 50 दफा धड़केगा तो इसको फिल होने के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए करेंगे, बीटा यूज करेंगे, क्या यूज। ठीक है? यस सर। डायूरेटिक्स यूज करेंगे ताकि हार्ट के ऊपर बोझ कम हो, और अल्टीमेट सोल्यूशन इसका भी क्या है, क्योर क्या है, मुस्तकिल इला हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट। फाइनल कार्डियोमायोपैथी 2 मिनट में आप लोगों के लूंगा, वो है एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी या एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्क को कहते हैं। एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं, डिस्प्लेशिया भी कहते हैं। ये भी एक जेनेटिक कंडीशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट तरीके से ये होती है। और इसमें होता क्या है, राइट वेंट्रिकल की जो दीवारें हैं उसका जो मायोकार्डियम है उसमें मसल्स की जगह क्या क्या आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं। समझाया था ना उस दिन मैंने। यस यस सर। फैट्स आ जाते हैं। ये देखो, ये नॉर्मल बंदे का राइट वेंट्रिकल है, और ये जिस बंदे को एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियम है, ये नॉर्मल बंदे का राइट वेंट्रिकल दीवार है। देखो ये सारे रेड क्या है, मसल्स हैं। लेकिन अगर मसल्स के साथ फैट्स और स्कार्स भी आ जाएं तो हम क्या कहेंगे कि ये एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी है। इसमें हुआ क्या, हुआ क्या, ये डिपोजिशन। जीन्स के प्रॉब्लम की वजह से राइट वेंट्रिकल की जो दीवार है उसमें जो मसल्स हैं, उन मसल्स के अंदर कौन घुस गए हैं, फैट्स, फैटी इंफिल्ट्रेशन हो गई है। तो ये जो मसल्स की दीवार है जिसके अंदर फैट्स भी घुसे हुए हैं, इनके अंदर एरिथमिया का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और इन एरिथमियाज में एक एरिथमिया जो खतरनाक है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, और इसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ। सडन कार्डियक। सडन कार्डियक डेथ। तो सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन यंग पीपल, फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज कौन सी थी, हाइपरट्रॉपिक। ट्रैफिक। हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, हुक्म। हुक्म जो है ये नंबर फर्स्ट मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन कार्डियक डेथ इन द यंग पीपल, और सेकंड मोस्ट कॉमन काज एरिथमोजेनिक एरिथमोजेनिक राइट राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगी, पाल्पिटेशंस होंगी। पाल्पिटेशंस किसे कहते हैं, जब आपको अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे। सिनकपी, अचानक ये लोग बेहोश हो जाएंगे। सिनकपी क्यों होगी, क्योंकि देखो इस बंदे का जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो गई है,
फैट्स आ गए हैं, पेट तो भी फैट तो Yes, सही sir. तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो जब फैट सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो सकते तो पल्मोनरी आर्टरी में वाफिर मिकदार में ब्लड नहीं जाता, तो वहां ब्लड नहीं जाता तो लेफ्ट हार्ट में सही तरीके से वाफिर मिकदार में ब्लड नहीं आता, वाफिर मिकदार में लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आता, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आता तो एआर्टा में नहीं जाता, एआर्टा में नहीं जाता तो ब्रेन के पास वाफिर मिकदार में ब्लड नहीं पहुंचता, तो इसलिए ये लोग गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, सिनकपी हो जाती है। ठीक है। यस सर। सडन कार्डियक डेथ हो सकती है प्रेसिपिटेटेड बाय एक्सरसाइज, और ये क्यों होती है? क्योंकि इरिथमिया हो जाते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इवन फर्स्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम में भी सडन कार्डियक डेथ, यानी एक यंग लड़का जो बिल्कुल ठीक ठाक था, फुटबॉल खेल रहा था और अचानक गिर के मर गया। अब घर वालों ने कहा कि हमें इसका पोस्टमार्टम करके देखना है कि क्यों मरा। तो आपने जब पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम पे आपको पता चला कि इस बंदे की जो राइट वेंट्रिकल की जो दीवार थी उसके अंदर मसल्स के साथ बहुत ज्यादा क्या भरा हुआ था? पेट Fats. फैट्स भरा हुआ था। तो इसलिए अक्सर इसका पता किस चीज पे चलता है? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम पे पता चलता है। पोस्टमार्टम का तो पता है ना किससे कहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. पोस्ट हाँ, डेड जब कोई बंदा मर जाता है और उसके मरने की काज मालूम ना हो तो उसका मुआयना करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कि इसकी मौत की वजह क्या थी, और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो फर्क अब क्या है? हम इसी अंदर जो ए के वी तक जो लीड्स होते हैं, ईसीजी की लीड्स का तो मैंने आपको समझाया था ना। यस V1 V2 चेस्ट लीड्स होती हैं 6, V1 यस V3 V4 V5 को चेस्ट लीड कहते हैं, और लिम्ब लीड्स कौन सी होती हैं? 1 2 3 AVL, आर और AVF, टोटल 12 लीड्स होती हैं ईसीजी में। तो ये जो V1 V2 और V3 हैं, यानी V1 से लेके V3 तक, इनमें अगर टी वेव इन्वर्जन हो, ये देख रहे हो टी वेव, नॉर्मली टी वेव इस तरह होती है, ये पी वेव, ये क्यू वेव, ये आर वेव, ये एस वेव और ये टी वेव। टी वेव उल्टी नहीं होती नॉर्मली इंसान में। तो इनमें V1 V2 और V3 में टी वेव क्या होती है? उल्टी। इसको कहते हैं टी वेव इन्वर्जन। जाइए, इसके अलावा एक खास वेव है जिसको कहते हैं एप्सिलॉन वेव, वो इन लोगों में होती है। ये एप्सिलॉन वेव, ये पी वेव है, ये आर है, और ये क्या है? एस वेव है, पी आर एस। और एस वेव के एंड पे ये जो इस तरह की एक वेव है ना, ये इसको कहते हैं एप्सिलॉन वेव। तो ये इन लोगों में होती है एप्सिलॉन वेव, व्हिच इज ए स्मॉल डिफ्लेक्शन दैट इज बरीड इन द एंड ऑफ द क्यूआरएस। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल एंड पे मौजूद होती है। समझ आइए? Yes, sir. तो आप इस बंदे का जब ईसीजी करवाओगे तो ईसीजी में दो चीजें आपको नजर आ सकती हैं, V1 और V2 और V3 लीड्स के अंदर टी वेव की इन्वर्जन, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के आखिर में एप्सिलॉन वेव्स। इको करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस राइट वेंट्रिकल सही तरीके से काम, नहीं कर नहीं करना। राइट वेंट्रिकल सही तरीके से काम नहीं कर रहा क्योंकि मसल्स की जगह फैट्स घुसे हुए हैं। जब राइट वेंट्रिकल सही तरीके से काम नहीं कर रहा, यानी सही तरीके से हर कंट्रैक्ट हो रहा, सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो रहा, सही तरीके से इसके अंदर हरकत नहीं हो रही, इसको हम कहते हैं हाइपोकाइनेटिक राइट वेंट्रिकल। तो इको पे आपको नजर आ जाएगा कि इस बंदे की जो राइट वेंट्रिकल है हाइपोकाइनेटिक है, सही तरीके से हरकत नहीं कर रही, सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो रही। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? दिल की एमआरआई, कार्डियक एमआरआई, ये इमेजिंग मोडेलिटी ऑफ चॉइस या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। ये हमें एमआरआई से पता चल जाएगा कि भाई इससे का जो राइट वेंट्रिकल है, इसकी दीवार का स्ट्रक्चर क्या है, एबनॉर्मल है, और फंक्शन भी एबनॉर्मल है। हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर तो फैट्स की इन्फिल्ट्रेशन हुई है, मसल्स के अंदर फैट घुसे हुए हैं। सर अगर आपने कहना सर गोल्ड एक स्टैंडर्ड, एक मिनट, गोल्ड स्टैंडर्ड या 100% कंफर्मेटिव, वो फिर क्या है?
बायोप्सी, आप इस बंदे के वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, उसके नीचे देखोगे तो के मसल अंदर क्या घुसे हुए हैं, फैट्स घुसे हुए हैं। तो Yes. बायोप्सी जो है उस पर डेफिनेटिव डायग्नोसिस है, लेकिन बायोप्सी इम्प्रैक्टिकल है, हम करते नहीं। अब अगर किसी को कहो कि हमने अपने दिल से टुकड़ा लेना है और उसको टेस्ट करना है, तो कोई इसके लिए राजी होगा? मुश्किल है। नहीं होता राजी। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिकल क्या है? कार्डियक एमआरआई। लेकिन बायोप्सी हम कौन से लोगों की करते हैं? जिनकी आपने ऑटोप्सी करनी हो, यानी जिनकी डेथ हो जाए। अब डेथ हो गई है, डेड बॉडी की तो एमआरआई नहीं कर सकते ना दिल की। तो डेड बॉडी की फिर हम दिल की ऑटोप्सी पोस्टमार्टम करते हैं। ऑटोप्सी पोस्टमार्टम एक ही चीज है, तो उसमें हमें पता चल जाता है। तो ये आपके पास इरिथ्रोजेनिक राइट वेंट्रिकल। अब इसकी क्या, देखो, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। राइट वेंट्रिकल की दीवारों से हम फैट्स को तो नहीं निकाल सकते ना, No, यस वो तो sir. जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से है, जीन्स को तो कोई ठीक नहीं कर सकता। तो हम इन लोगों को जो इरिथमियाज होते हैं, उन इरिथमिया से बचने के लिए हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। और सडन कार्डियक डेथ से बचने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? आईसीडी इम्प्लांटेबल कार्डियक Cardiac डिफिब्रिलेटर। और डेफिनेटिव या परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है? transplant. दिस वाज ए कंप्लीट मॉड्यूल ऑन द कार्डियोमायोपैथी। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। अगर ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई ये आप रिटेन कर लेते हो, मोर देन एनफ फॉर एवरी एग्जाम एंड इवन फॉर योर क्लिनिकल लाइफ। हमने कार्डियोमायोपैथी डिटेल में पढ़ी। हाइपरट्रॉपिक, डायलेटेड, रिस्ट्रिक्टिव, इरिथमोजेनिक। डायलेटेड के अंदर फिर पेरिपार्टियम और टोकोट्सुबो। क्लियर हो गई ये बात? यस Yes, सर। sir. मैं तो